सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अभी आप देख रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि लाहौर में मौजूद हैं और वहाँ पर वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक जिक्र किया और बहुत सारी गुफ्तगू में उन्होंने एक बात की। वो ये थी कि नया पाकिस्तान कोई बटन नहीं है कि हम उसको ऑन कर दें और नया पाकिस्तान बन जाएगा। ज़ाहिर है इसके लिए एक टाइम दरकार है। वो टाइम कितना होगा ये तो ज़ाहिर वज़ीर आज़म खुद भी बता नहीं सकते। लेकिन हम इन्फ्लेशन की बात करें, खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन की, तो नाजरीन पाकिस्तान में ये शरह एक साल में इसमें सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। इदारा बराए पायदार तरक्की की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन 9% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम कीमतों की बात करें तो आटा, चीनी और दीगर अशिया खुर्दनोश आम आदमी की पहुँच से दूर हो गई हैं, क्योंकि अगर हम कीमतें देखें तो कीमतें हर जगह मुख्तलिफ नज़र आती हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, दीगर इदारे हमें यहाँ पर गैर फाल नज़र आते हैं। वज़ीर आज़म कई बार नोटिस ले चुके हैं। कल 2.5 घंटे इस पर बहस हुई और ये कहा गया कि इसे तदारुक बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए किया क्या जा रहा है ये आज हम सवाल उठाएंगे अपने शो में। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बता रही थी और मैंने आपको एक रिपोर्ट भी बताई, लेकिन एक और रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि पिछले साल यानी कि 2019 में जो इसी महीने में कीमतें थीं वो कुछ इस तरह से थीं, जिसमें एक साल में नाजरीन 20 किलो आटे का थैला जिसमें 17% का इजाफा हुआ और आटे के थैले की कीमत में 155 रुपए का इजाफा हुआ। इस तरह अंडे की कीमतें अगर हम देखें तो सर्दियों में इजाफा होता है, लेकिन यही इजाफा गुज़िश्ता साल अरसे में अंडे जो थे वो 114 रुपए दर्जन मिल रहे थे, जबकि आज ये कीमत 168 तक भी पहुंच गई है। इस तरीके से रोटी की कोई कीमत है उसमें 18% से ज़ायद का इजाफा हुआ। टमाटर भी बढ़ गए हैं। टमाटर पिछले साल 85 रुपए किलो थे और आज यही टमाटर 132 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। और ये वो कीमतें हैं जो किसी रिटेल मार्केट की नहीं है। हर जगह, हर शहर में, हर मार्केट की कीमतें मुख्तलिफ हैं। इसी तरीके से बात करें जिंदा मुर्गी, उसकी फी किलो कीमत में 18% का इजाफा हुआ है। चीनी की कीमतें भी बढ़ गई हैं, इनमें 34% तक का इजाफा हुआ है। तो वो चीज़ें हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं। रोटी इंसान खाएगा, ज़ाहिर रोटी के बगैर कोई इंसान नहीं रह सकता, लेकिन अब तो लोग रोटी प्याज से भी नहीं खा सकते क्योंकि प्याज भी बहुत महंगी हो गई है। गंदे पानी में रोटी भिगो के लोग खाने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं, इसमें कहा जाता है कमेटी बनाई गई है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो जो कमेटी बनाई गई है वो काम किस तरह से कर रही है। वाकई वज़रा अपने ही वज़ीर बरहम होते हैं, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आता। ये मुंह जोर बेलगाम महंगाई सर पर दौड़ती जा रही है और उसको लगाम डालने के लिए हुकूमत के पास कोई ऐसी चाल नज़र नहीं आती है। अगर मैं ये कहूँ कि हुकूमत को सबसे ज़्यादा ख़तरा इस वक्त अशिया की बढ़ती हुई कीमतों से है तो शायद गलत नहीं होगा। किसी जलसे से, किसी एहतजाज से शायद हुकूमत को इतना बड़ा ख़तरा नहीं हो सकता। आज इसी पर हम बात करेंगे और में भी हमने इसी तरह की आज बहस देखी। कौमी असम्बली का इजलास जो था वो आज बदनज़मी का शिकार हुआ, अपोजिशन वॉकआउट कर गई और ख्वाजा आसिफ ने भी आज गंदम के हवाले से बात की। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एडिटर इन चीफ सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। लगारी साहब शुक्रिया आपका। शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सिद्दुल फारूक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। बसरा साहब, ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिससे आप लोग इनकार नहीं कर सकते। ये महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए है। पिछले साल जो कीमतें थी इस साल और ज़्यादा हैं। शायद आने वाला अगला साल जो होगा वो और महंगाई लेकर आ सकता है। ये कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। हुकूमत नोटिस ले रही है। वज़ीर आज़म 11 से 12 बार इस बात का नोटिस ले चुके हैं, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आता सकता। हुकूमत के पास कोई हल नहीं है कि इस महंगाई को कंट्रोल कैसे करें। सबसे बड़ा चैलेंज किसी अपोजिशन के जलसे एहतजाज से ज़्यादा ये महंगाई है आप लोगों के लिए। कैसे निपटेंगे इससे आप लोग? सुमैया रिजवान, आपकी बात से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। कोई इफ़ एंड बट नहीं है, कोई अगर और मगर नहीं है, कोई लेकिन नहीं है। हमारी हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई है और महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाए उसकी बेसिक रीज़न यही है। हमारे बदकिस्मती ये है कि जो मुनाफाखोर तबका है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ तबका है, जो एक माइंड सेट है, जो माफियाज़ हैं, उनको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, इसमें कतई दो राय नहीं है। इसीलिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि अब पूरे पंजाब के अंदर एक तो हमने सस्ते बाज़ार, पहले जो कि रमज़ान में सिर्फ लगते थे, हमने सस्ते बाज़ार लगा दिए हैं। मैं आपको 1 2 3 बता देता हूं जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम स्टेप ले रहे हैं। इसी तरह हमने ये जो अभी जो टीमें बनाई हैं मजिस्ट्रेट्स की, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, उनके साथ जो लोग ये कहते हैं ना, मजाकन कहते हैं जी टाइगर फोर्स क्या करेगी, वो वॉलंटियर्स हैं उनको टास्क दिया है। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई पॉपुलर डिसीजन नहीं है। जाहिर है जो लोग हमारे टाइगर फोर्स के उन दुकानदारों को पकड़ेंगे, उन लोगों को पकड़ेंगे जो ज़ख़ीराअंदोज़ी कर रहे हैं, जो महंगाई कर रहे हैं, तो हमारे ख़िलाफ़ होंगे वो। लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ा, आप सही कह रही हैं, कोई जो भानुमती का जो कुनबा है, जो अपोजिशन है, जो चूं चूं का मुरब्बा है, इनके पल्ले तो कुछ नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन आवाम में जो इस वक्त परेशानी है, जो हमें परेशानी है, वो महंगाई। और प्राइम मिनिस्टर आप सही कह रही हैं, हर कैबिनेट मीटिंग में, हर मीटिंग में यही बात कही जा रही है कि हमने इस महंगाई के जो दो है इसको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए एक जो हुकूमत ने निर्णय किए हैं, मैं भी आपको आप जब नेक्स्ट मेरे पास आएंगी, मैं आपको निर्ख बता दूंगा। चीनी, आटा, घी, दाल, हर वो मैं आपसे ले लूंगी। निर्ख की जो कीमत वो तमाम तर लिस्ट है ना, वो मैं आपसे पूछ लूंगी। लेकिन सवाल यही है कि वो जो निर्ख हुकूमत मुकर्रर करती है, उस पर अमल करवाना भी हुकूमती इदारों का काम होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो मैंने शुरू में अपने इंट्रो में बात की कि वो कीमतें जो बताई जाती हैं वो हर मार्केट में मुख्तलिफ होती हैं, हर शख्स अपनी ही कीमत पर चीज़ों को बेच रहा होता है। तो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फाल नहीं होती हैं बसरा साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। उसको किस तरीके से फाल करवाना है, ये आपके पास कोई है ऐसी चीज़? सुबैया रिजवान, यही मैं कहना चाह रहा हूं जो आप कह रही हैं कि हम इशू है इम्प्लीमेंटेशन का, इशू है अमल दरामद का, इशू है इसको रेट को कायम करने का कि जो हम रेट्स अभी आपके सामने दे रहे हैं, और उसके लिए ये इंश्योर किया गया है कि हर दुकानदार अपनी दुकान के सामने, खा वो उसकी किसी चीज़ की दुकान है, जो गवर्नमेंट की लिस्ट है वो अवेजा करेगा। अच्छा, जो लिस्ट अवेजा नहीं करेगा, सबसे पहले तो पहले स्टेप इसके ऊपर यही कार्रवाई होगी कि इसका मतलब है कि वो मुनाफाखोरी करना चाहता है। अच्छा। और गवर्नमेंट के रेट से ज़्यादा वसूल करना चाहता है, इसलिए इसने वो लिस्ट जो है अवेजा नहीं की। तो इसके लिए इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है, दिन रात ये कोशिश है कि हम जो हुकूमत के रेट हैं उन पे हम इम्प्लीमेंट करवा सकें। और अगर ये हम कामयाब नहीं होते, अभी हम पंजाब की बात करें ना, क्योंकि फिर सिंध में सूरत हाल मुख्तलिफ है, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ है, KPA मुख्तलिफ है। स्पेसिफिकली इस सूबे की बात करूं, अगर मैं सिद्दीकुल फारूक साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक भी पंजाब से है, आप मुझे बताइए कि जो बात करें अभी बसरा साहब कि अब हम यकीनी बना रहे हैं कि रेट लिस्टें आवेजा की जाएंगी, जो हुकूमत ने निर्ख मुकर्रर किए हैं उसी मुकर्रर कीमत पर चीज़ें बेची जाएंगी। आप क्या देख रहे हैं अपने हल्के में, अपने इलाके में? क्या वाकई ऐसी कोई इम्प्लीमेंटेशन नज़र आती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सारी बातें सामने रखता हूँ। अच्छा। कोई इसमें मिलावट नहीं। अच्छा। देखिए, गंदम, चीनी, घी, बिजली, गैस, पेट्रोल, दालों की कीमतें किसने बढ़ाई हैं? हुकूमत ने बढ़ाई हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जनाब ये फरमाते हैं कीमतें बढ़ाकर कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी। अच्छा जी, मैं अभी बहावलपुर इनके इलाके के करीब ही मैं रह के आया हूँ, तो अच्छा, मेरा अभी वहाँ है। अच्छा। वहाँ गंदम की कीमत 2300-2400 रुपए मन है। अच्छा। इसी तरह से चीनी वहाँ अहमदपुर शर्किया, मुझे वहाँ बताया गया कि वो वहाँ गए हैं कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने जाके दुकानदारों को कहा 85 रुपए की बेचो चीनी। उन्होंने कहा हुजूर 100 और 105 रुपए हम खरीद कर ला रहे हैं। अच्छा, हम कैसे बेचेंगे? अच्छा। तो इस तरह की लिस्टें अगर आप लगा देंगे कि इस कीमत पर दो, फिर पता क्या करेंगे दुकानदार? वो मंडी से सौदा नहीं खरीदेंगे, मंडी वाले मिल से सौदा नहीं खरीदेंगे, मिल वाले आगे गन्ना नहीं खरीदेंगे, मजीद बहरान पैदा होगा चीनी का और वगैरह वगैरह। असल बात यह है जो बड़ी ईमानदारी से सोचने समझने की है कि ज़राअत बर्बाद हो गई। मुझे वहाँ बताया गया कि सिर्फ 35% कपास पैदा हुई है 100 की जगह। इसी तरह से गंदम जो है वो कोई 50 लाख टन से कम हुई है हमारे दौर में। तो इसकी कोई खास वजह है क्या? इसकी वजह मौसम भी है? ये 2 सवा 2 साल में इन्होंने
ज़राअत पर कोई तवज्जो नहीं दी। कुछ इनके दोस्त जो थे जहांगीर तरीन वगैरह, वो गन्ने पर तवज्जो देते रहे। लोगों ने गंदम की काश्त और रुई की काश्त कम कर दी। अच्छा। कुछ इस तरह से ये इनकी बद इंतजामी है। अच्छा। और ये इन्होंने जो कहते हैं कि कीमतें मुकर्रर भाई तय करने सोचें कि अगर दुकानदार 100 रुपए की चीज खरीदे और आप कहें वो 50, 60 और 70 पे बेचो, वो कैसे बेचेगा? अच्छा, जो उसके पास मन 2 मन होगी, चलो वो तो आपने छीन ली, उसके बाद वो लाएगा ही नहीं मार्केट से। सही। फिर चीजें नापैद हो जाएंगी, मिलेंगी ही नहीं। तो इसलिए हिकमत से काम लें, और हिकमत इनमें नहीं है। अच्छा, चले मैं आती हूँ आपकी जानिब। अगर आप कहते हैं कि हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है और हुकूमत के पास हिकमत नहीं है, तो ऑपोजिशन जहाँ पर जलसे एहतजाज कर रही है और ये कहती है कि हम इस महंगाई के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि पार्लियामेंट वो एक वाहिद फोरम है जहाँ पर आवाम के लिए बात की जा सकती है, बैठकर मिलकर कुछ प्लान तय किया जा सकता है कि अगर हुकूमत, आप कहते हैं हुकूमत के पास हिकमत नहीं है, इतनी समझबूझ नहीं है, और आप लोगों के पास ज़्यादा समझबूझ है, तो बैठकर बात करके चीज़ों को सेट कर लें? देखिए, आपने अच्छी तजवीज़ दी है। वहाँ कौन बैठे? जैसे बसरा साहब ने सारी बातें करके आखिर में कहते हैं ये चूचू का मुरब्बा है, ये भानुमती का कुंबा है। ये नहीं देखते कि इनकी अपनी पार्टी भानुमती का कुंबा है और चूचू का मुरब्बा, ये नहीं देखते। अच्छा, फिर अगर चूचू का मुरब्बा, इनकी बात एक लम्हे की मान लेते, जिस चीज की तरफ इशारा कर रहा है और जिस चीज पर एहतजाज कर रहे थे, वो गलत है। आपने बर वक्त आपने कम गंदुम थी बरामद कर दी, फिर बाहर से दरामद कर ली, फिर दरामदी गंदुम की कीमत तो ज्यादा हो गई। आपने लोगों के घरों से भी गंदुम उठा ली। पंजाब में जो कहते हैं जी हमने 45 लाख, ये सवाल तो हमने कई बार उठाया सिद्दीक साहब कि वो दरामद की, बिल्कुल सही, वो कैसे इजाजत दी गई, और फिर अगर गंदुम की पैदावार कम थी तो वो अपने मुल्क तक महदूद क्यों नहीं रखी गई? हुकूमत, ये माफियाज कौन है? चले मैं ये सवाल आगे लेके जाती हूँ। लगाई साहब, माफिया का हमेशा नाम लिया जाता है कि माफियाज हैं जो ये तमाम तर सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। यही माफिया गंदुम जो है वो आगे भेज देता है, यही माफिया जो है वो पेट्रोल की कीमतों को रातों रात बढ़वा देता है। ये कौन है माफिया, और कंट्रोल में क्यों नहीं है किसी के? बात यह है कि हर बार वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं और हर बार एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब मैं समझ गया हूँ कि महंगाई के असबाब क्या हैं और महंगाई की वजह क्या है। बसरा साहब भी मेरे दोस्त हैं और सदीकुल फारूक साहब भी मेरे मोहतरम हैं। मुझे ये सारी ख़राबी जो है उसकी ज़िम्मेदारी सदीकुल फारूक साहब पर मैं ऐद करता हूँ, क्योंकि मटर जो है ना वो इनकी फैक्ट्री में तैयार होता है। अच्छा। सदीकुल फारूक साहब की। अच्छा। और भिंडी भी इनकी फैक्ट्री में तैयार होती है। अच्छा। गोभी भी इनकी फैक्ट्री में बनती है। अच्छा। बैगन भी इनकी फैक्ट्री में बनते हैं। अच्छा। सारी फैक्ट्रियां सदीकुल फारूक साहब ने रखे। टमाटर भी इनकी फैक्ट्री में बनते हैं। अच्छा। अदरक भी इनकी फैक्ट्री में तैयार होती है, फैक्ट्री में बन रहा है। ये प्याज भी इनकी फैक्ट्री में तैयार होते हैं। तो जारी महंगाई इन्होंने की हुई है ना, चीजें इनकी महंगी बिक रही हैं। जितनी इनकी फैक्ट्रियां हैं और जहां जहां ये चीजें तैयार होती है सारी महंगी हैं। बाकी आटा चीनी सरकार के हाथ में था और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना भी उनके काम था। मैंने पहली दफा कल एक इश्तिहार देखा, मैंने कभी किसी हुकूमत को इतना जश्न मनाते नहीं देखा। इश्तिहार भी पे किया गया, इश्तिहार की कीमत बढ़ी गई और उसमें जश्न इस बात का मनाया गया है कि हमने 29 मिलियन मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की है और उस इंपोर्ट की तफसीलात बताएंगे। खुदा का खौफ करें, आप फूड बास्केट हैं दुनिया की, पूरी दुनिया यहां से लेकर खाती रही है। ये मुल्क एक तो अनाज इंपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट करने का भी जश्न मना रहा है। इश्तिहारात में जश्न के वो छपे हुए हैं इश्तिहारात जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। ये हो रहा है। अगर उसके जिम्मेदार सदीकुल फारूक साहब हैं और सारी उनकी फैक्ट्री में सब्जियां भी तैयार होती हैं और गंदम भी उनकी फैक्ट्री में तैयार होती है, तो फिर उनसे हिसाब ने, वरना सरकार एतराफ करे कि माफिया नहीं। तो लगारी साहब, ये अचानक हुआ गया, ये पिछले साल भी तो इन्हीं की हुकूमत थी ना। इस साल जो कीमतें बढ़ गई और इतना ज्यादा बढ़ गई, तो इसका जिम्मेदार किस, या हुकूमत ही है या फिर हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ ईमानदारी से हुकूमत खुद इस बारे में इंटरेस्ट रखती है ताकि लोगों की कमर तोड़ कर पैसा निकाला जाए। और जाहिर है इन्होंने बड़े बड़े, मेरे ख्याल में मारगला में हिमालय जितनी बुलंद चोटी वाली कोई इमारत तैयार हो रही होगी, हमें नजर नहीं आती है, लेकिन हो सकता है कि बहुत बड़ा काम हो रहा हो, हमें पता ना चले। बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे इस तरह से
और ये खला में एक रोड बना रहे होंगे जो बड़ी एक कोने से दूसरे कोने तक चली जाएगी। इस तरह की डेवलपमेंट हो रही होगी जिस वजह से ये महंगाई है। लोगों को बर्दाश्त करनी चाहिए महंगाई। आखिर खला में किसी और ने तो रोड बनाई नहीं है, ये बना रहे हैं। और ये जो है ऐसी बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, 1 घंटे में इस्लामाबाद से कराची पहुंचेगी। इतनी बड़ी तरक्की हो रही है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो हम क्या करें? जाहिर है हम किस पर इल्ज़ाम धरें इस सारी तरक्की का? चलें, जाहिर है ये जो चीज़ है, अगर ये चीज़ कंट्रोल ना की हुकूमत ने, तो क्या वाकई हुकूमत के लिए आगे आने वाले चंद महीने बाइस हैं? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद लगारी साहब, क्योंकि सवाल ये उठाया जा रहा है कि दिसंबर और जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जलसों से हुकूमतें तो नहीं जाती, अगर हुकूमत जाएगी तो क्या उसकी वजह ये बढ़ती हुई इन्फ्लेशन होगी और जो दहशतगर्दी के खतरात भी मंडला रहे हैं उसके पीछे क्या मोहरक़ात हैं? इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बढ़ती हुई महंगाई की हम बात कर रहे हैं। एक तरफ तो जाहिर है हुकूमत को ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस महंगाई पर काबू कैसे पाना है। अगर हम बात करें अशिया खुर्दनोश की तो उनकी तो कीमतें बढ़ ही रही हैं, लेकिन जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हमने देखा है कि कुछ महीनों में ये कीमतें डबल से ट्रिपल हो गई हैं, कहीं 200% और कहीं 300% इजाफा देखा गया। इसमें हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर, अमराज क़ल्ब और रिबीज की भी वैक्सीन शामिल है जिनकी कीमतों को बढ़ा दिया गया है। लोग ये परेशान हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हमसे जीने का हक भी छीन लिया गया? ना हमें खाने के लिए रोटी मिल रही है और ना हमें अद्वियात मिल रही हैं कि हम अपने प्यारों की जान बचाएं। बसरा साहब, ये आपका 2.5 साल दौरे हुकूमत है और इसमें जो महंगाई है वो सबसे बड़ी आपके लिए चैलेंज बन गया है। जो शेख रशीद साहब आते हैं ना, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं हर 2 दिन बाद और कहते हैं कि बस ये झाड़ू फिरने वाला है, दिसंबर और जनवरी महीने रह गए हैं, बस ये 2 महीने हैं। तो बेहतर ये कि आप लोग ये भी बताएं कि आप लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या वाकई दिसंबर और जनवरी आप लोगों के लिए, यानी कि हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है? अगर हुकूमत जाएगी तो क्या वो इस चीज़ से भी जा सकती है कि आवाम को जो मुश्किलात हैं इस तरफ कितनी तवज्जो है हुकूमत की? देखिए, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हुकूमत इंशाल्लाह अपना टेन्योर कंप्लीट करेगी, लेकिन हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज, इसमें कोई शक नहीं है, वो यही है जो महंगाई है जिसकी आप बात कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक ये अपोजिशन टोले की आप बात कर रही हैं, जो 11 पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं, अभी सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे फ़िक्रे को माइंड कर गए। मुझे बताइए ना, जब ये गरीब की बात करते हैं, मज़दूर की करते हैं, किसान की करते हैं, तो मेरा हादसा निकल जाता है। पंजाबी में कहते हैं हादसा निकलना। अंदाज़ा ये करें कौन लोग बात कर रहे हैं जिनकी वजह से ये 22 करोड़ अवाम गरीब हुई है, जिनकी वजह से मज़दूर और गरीब हुआ है। अच्छा, मैं मान जाता अगर ये लोग भी, जो टोला इकट्ठा हुआ है सिद्दीकुल फारूक साहब के जो लीडरान है मियाँ सबान, अगर वो भी गरीब हो जाते, उनके बच्चे जो हैं दोनों, वो तो अरबपति और खरबपति हैं, बाहर के मुल्कों में, दुनिया में कहाँ जायदादें हैं। अच्छा, गरीब का बच्चा जो है वो हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज हमें मिला। हमें मिला जब 4% थी नून लीग के दौर में, आज इन्फ्लेशन 9% से बढ़ गई है। देखें बात सुने अपना, आप मुझे बताएं सुमैया, कोई ऐसी हुकूमत तारीख में कहीं किसी दुनिया में आई हो या आपके सामने गुजरी हो कि 70 साल में कभी तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं आई, कभी वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं बने, और आते ही मुल्क का नक्शा क्या मिलता है? 32,000 अरब डॉलर का कर्जा। कोई ऐसी हुकूमत बताएं जो कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेती हो? है दुनिया में ऐसी हुकूमत? अच्छा, अब मसाइल तो आएंगे। हमारे पास तो तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे, हमारे पास तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका था और ये दिहाड़ियाँ लगाकर जा चुके थे। ये तो जश्न इसलिए मना रहे थे कि इमरान खान को अगर बारी मिल भी गई है तो हमने मुल्क को इस अंदाज में लूटा है, इस अंदाज में। ये आपका बयानिया है और ये पिछले 2.5-3 साल से यही बयानिया है। अब आगे आने वाले 2 साल हैं, 2023 में इलेक्शन है, तो जब तक आप लोग यही कहते रहेंगे 70 साल चले, 70 साल तो इन्होंने भी हुकूमत नहीं की ना। सुमैया कहाँ 70 सर, उसमें और भी बहुत सारी चीजें रही हैं, बहुत सारे अवामिल रहे हैं। 70 साल का गंद छू मंतर से हम 2.5 साल में साफ कर दें। चलें, पॉइंट टेकन। सिद्दीकुल फारूक साहब, जो आप सब लोग
करके गए, अब उसको अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सब कुछ अचानक ठीक हो जाए, तो बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कि ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास कि हम ये ठीक कर दें। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई जादू की छड़ी है और आप लोग समझते हैं कि नून लीग या पीपल्स पार्टी या JUIF या तमाम जमातें जो अभी एहतजाज कर रही हैं वो ठीक कर सकती हैं, तो वो ऐसा क्या मंतर है? सेकेंडली, आप लोग जलसे जुलूस एहतजाज कर रहे हैं, अभी आपका अगला जो है वो ज़ाहिर पेशावर में है, वहाँ पर हमने देखा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या हो जाता है कल, और मदरसे के तालिब इल्मों पर यह दहशत गर्दी होती है और कई तालिब इल्म इसमें शहीद हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है, एक तरफ महंगाई है तो एक तरफ दहशत गर्दी है। तो आप मुझे ये बताइए कि फिर आगे खुद अपोजिशन किस तरह इन चीज़ों को देखती है और आपको लगता है कि जलसों से हुकूमत चली जाएगी? जैसे हमें तो इस दहशत गर्दी पर निहायत अफसोस है, वो भी उसी तरह इस मुल्क के कौम के बच्चे शहीद हुए हैं, जिस तरह आर्मी के शहीद हो जाते हैं, जिस तरह पुलिस के शहीद हो जाते हैं, जिस तरह और लोग शहीद हो जाते हैं पाकिस्तानी, वो भी ऐसे ही शहीद हुए हैं। लेकिन मैं पहले ये अर्ज करूँ, आपने कहा है आप कैसे करोगे, मैं उस पर आता हूँ। पहली बात यह है कि हम चीनी 50 रुपए किलो बेचें, हमने बिजली 8 रुपए यूनिट दी, हमने आटा 35 रुपए किलो दिया, हमने पेट्रोल 65 रुपए दिया, और ये कुछ 2-4 दिन तो नहीं दिया ना, ये तो साल हर साल दिया। और कम अज कम बसरा साहब जैसे लोग जो अपने आप को ये भी दावा करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, अपने हमाद अजहर का बयान तो पढ़े कि उसने कौमी असम्बली के फ्लोर पर 5 महीने पहले क्या कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 35 बिलियन कर्जा लिया और 31.51 बिलियन डॉलर वापस कर दिया, $1.5 बिलियन से भी कम रह गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा आप देखें वो किसने बनाया। दूसरी बात ये है, अभी आपने दवाओं की कीमतें हमने बढ़ाई हैं, किसने बढ़ाई हैं? दवाओं की कीमतें बढ़ाने वालों को उन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था। खुदा की कसम, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के सच नहीं बोलते। पाकिस्तान हमारे दौर में बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं किया, बल्कि इसी हमाद अजहर ने अपना ना असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि $18 बिलियन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से हमें विरसे में मिला है, फॉरेन एक्सचेंज। तो खुदा का खौफ करो। इन्हीं के वजीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि CPEC में $24 बिलियन के मंसूबे मुस्लिम लीग नून के दौर में मुकम्मल हुए। यार खुदा के लिए झूठ बोल के किसको? खुदा को आप खुदा से बच जाएंगे ये, और लोगों को भी आप झूठ बोल के नहीं राजी कर सकते। वो देख रहे हैं हमारे दौर की कीमतें और आपके दौर की कीमतें। हमारे नहीं तो ये भी कहा जाता है ना कि चीजों को आर्टिफिशियली रोका गया आपके दौरे हुकूमत में। ये भी कहा जाता है कि डॉलर को भी आर्टिफिशियली रोक के रखा इसाकदार साहब ने। 5 साल रोक के रखा, ये कहा जाता है ना, ये हुकूमत भी कहती है, कहा जाता है कि आर्टिफिशियली रोक के रखा, जिसकी वजह से ये सूरत हाल हुई। तो भैया अगर हमने 5 साल आर्टिफिशियली रोक के रखा एक लम्हा के लिए, इनकी एक लम्हा बात माने, तो उसका फायदा आवाम को हुआ, पाकिस्तान को, चीजें सस्ती थी। ये आपके कहते हैं। मैं फिर अर्ज करूँ, आपने कहा जी आप कैसे करें, मैं कहता हूँ पहली बात यह है कि ये नालायक हैं, मुस्लिम लीग नून और उसके साथी अपोजिशन वाले लायक। अच्छा। वो आएंगे इंशाल्लाह तो पहली चीज होगी एतमाद आएगा। अच्छा। एतमाद आएगा तो जिस तरह इन्होंने CPEC आते ही बंद कर दिया था और अभी तक पूरा चल नहीं रहा, वो CPEC हम खोलेंगे, पॉइंट हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम करेंगे, लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए। चले, अभी तो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, उसके बाद जाहिर अब 2023 में इलेक्शन आएगा। अगर उससे पहले कोई इलेक्शन की फजा कायम होगी तो वो तो इस्तीफों की सूरत में हो सकती है, लेकिन अब उसमें देखना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कितना साथ देती है। चले, मैं लगारी साहब का मौक़िफ़ ले लूँ। मैं ये तो देख लेंगे ना, अभी GB की इलेक्शन हो जाए तो सूरत हाल खासी वाज़े हो जाएगी, कौन किस तरह से आगे चलता है। लगारी साहब आपको क्या नज़र आ रहा है आगे आने वाले जो 4 हफ्ते हैं ये GB की इलेक्शंस के बाद के, फिर एक जलसा भी है दोबारा PDM का, तो वो क्या सूरत हाल आपको पूरी सियासी मंजरनामा बनता हुआ क्या नज़र आ रहा है? पहली बात जो हो रही थी कि मसनूई, और हुकूमत भी कहती है, वज़रा भी कहते हैं कि मसनूई तौर पर जो है इन्होंने डॉलर की कीमत को रोक के रखा, इन्होंने महंगाई को रोक के रखा, और इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें रोकी रखी जो आवाम के लिए मुसीबत होनी थी। तो क्या दुनिया के जो मालियाती जो मॉनिटरिंग इदारे हैं वो मर गए थे सारे के सारे? कि दुनिया जो एक एक पैसे की, एक एक डॉलर की जो है अपने पीछे उसकी ट्रेल लेती है, तो दुनिया के अंदर वो ट्रेल मौजूद नहीं थी कि ये जो है सारी की सारी जो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है हमारे साथ धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, और आर्टिफिशियली
जो है वो डॉलर की कीमत को कम करके दिखा रहा है या डॉलर कम कीमत पर हासिल कर रहा है। दुनिया को ये नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान अपनी हैसियत और वुसअत से ज़्यादा जो है अपनी वो दिखा रहा है, कारकर्दगी दिखा रहा है। या दुनिया के जो असल में दुनिया पूरी एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रही होती है। ये इन चीज़ों के कहने से, जिस तरह से असद उमर साहब या उनके दूसरे दोस्त कहते रहे कि जनाब आर्टिफिशियली चीज़ों को जो है वो किया गया। IMF होता ही इसीलिए है कि आपके एक एक पैसे की मूवमेंट पर नज़र रखे और फिर आपको बताए कि जनाब यहाँ पर आप कर रहे हैं। वो तो इन लोगों को तो वो सब्सिडी देने की भी इजाज़त नहीं थी और इन लोगों के इन्होंने जो आकर सब्सिडी दी, आते ही चीनी माफिया को इतनी बड़ी सब्सिडी दी गई है और आते ही ये कुछ तरीका है कि अगर पेट्रोल जो है मार्केट का जो पेट्रोल का मालिक है वो पेट्रोल गायब कर दे तो आपके पास और कोई चारा नहीं होता है इसकी, उसकी कीमत एकदम 30 रुपए बढ़ा और फिर ये कह देना कि क्योंकि जो अद्वियात हैं वो आवाम की पहुंच में रहे तो उसकी कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है। जनाब अद्वियात की मैं ब्रेक ले हम इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को मिले। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं, फार्मूला कौन सा है? ये फार्मूला उनको तो समझ में नहीं आ रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है हुकूमत के लिए। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया, लगारी साहब आपका भी शुक्रिया, बस्तर साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब। सवाल और इस सवाल का जवाब हुकूमत को तलाश करना होगा, वरना हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। कोई अपोजिशन नहीं, कोई एहतजाज नहीं, कोई जलसा नहीं। ये महंगाई कंट्रोल कैसे होगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। कोरोना की दूसरी लहर, NCOC ने मास्क पहनना जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर लाजमी करार दे दिया, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। कोरोना की दूसरी लहर पाकिस्तान में आ चुकी है और हमने देखा कि 2 महीने तक तो सूरत हाल खासी कंट्रोल रही, लेकिन सितंबर के आखिर और अक्टूबर के यानी कि 1 महीने के दौरान हमने देखा केसेस बढ़ रहे हैं। सिर्फ 24 घंटों में 825 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जबकि अमवात भी 14 हो गई हैं। सिर्फ 24 घंटे के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ जो NCOC है उसने मास्क पहनना पब्लिक प्लेसेस पर जहाँ पर ज़्यादा रश होता है, चाहे वो मार्केट्स हों, चाहे वो शादी हॉल्स हों या दीगर मकामात हों जहाँ पर आवाम का रश होता है, वहाँ पर मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है और लोगों से कहा गया है कि वो एहतियात करें कि अगर एहतियात नहीं की तो दोबारा कुछ सख्त फैसले लेने पड़ सकते हैं जिससे मईशत को खासा नुकसान पहुँच सकता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा और उसके बाद उस लॉकडाउन में नरमी की गई और नरमी के साथ ही हमने देखा कि एकदम से केसेस जो हैं वो जब स्कूल्स खुले उसके बाद केसेस में एकदम इजाफा हुआ। इसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं PMA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कई दफ़ा हमने बात करी जब से कोरोना पाकिस्तान में आया, लेकिन सूरत हाल बेहतर हो रही थी। ये दूसरी लहर आई है, हम देख रहे हैं कि 1-1.5 महीने में खासे केसेस बढ़ रहे हैं, 825 नए केसेस आए। क्या आगे आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, लहर जो है वो दूसरी आ नहीं रही है, आ चुकी है और हम खुद लेकर आए हैं इसे। अच्छा। और चूंकि हमने वो जो SOPs को फॉलो करना था हम नहीं कर पाए। और आप देखिए कि ये जो पिछले दिनों जिसका जिक्र आपने किया कि केसेस कम हो गए थे, 200-300 केसेस रोजाना रिकॉर्ड हो रहे थे, रजिस्टर्ड हो रहे थे, उससे और हम मतलब हुकूमत भी कह रही थी कि अल्लाह का शुक्र है कि केसेस बिल्कुल कम हो गए हैं। तो ये कुछ मैसेज इस तरह से गया कि लोग ये समझे कि पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा हो चुका है, अब देयर इज नो कोरोना इन पाकिस्तान। तो लोगों ने, और उसके बाद फिर शादी हॉल भी खुल गए, रेस्टोरेंट भी खुल गए और फिर स्कूल तक खुल गए, जो कि खुलने भी चाहिए थी, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन शुरू दिन से किसी ने भी SOPs को फॉलो नहीं किया और बल्कि फॉलो क्या करना था। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि SOPs पर अमल ना करना वो बयानिया वजह बना जो हुकूमत का था? देखिए, SOPs को ये एक मैसेज तो यही जा रहा था, लोग यही समझ रहे थे कि कोरोना का, मुझे लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब मास्क क्यों पहने, कोरोना तो खत्म हो गया पाकिस्तान से। मैंने कहा कौन कह रहा है भाई, कोरोना है, कम जरूर हुआ है। तो ये चीजें जो है, और अभी भी मैं आपको बताऊं, आपके तवज्जुह से और तमाम मीडिया के लोगों से मैं कह रहा हूं कि देखिए जो तकरीबात होती हैं सरकारी तौर पे, जो भी
तकरीबात होती हैं या दूसरे लोगों की तकरीबात होती हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनकी फुटेजेस जो दिखाए जाते हैं तो लोग हाथ मिला रहे हैं, सरकारी लोग हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, वो तस्वीर चल रही है कि आज ये मीटिंग हुई है, आज ये मुलाकात हुई है, फलां से मुलाकात हुई, तो लोग वो टीवी पे जब दिख रहा है तो लोग क्या सोचेंगे? लोग कहेंगे यार एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि तो ये खुद भी एहतियात करना चाहिए। डॉक्टर साहब लास्टली बताते हैं, वक्त कम है, कि क्या कोरोना की केसेस में इजाफा मौसम एक वजह है या फिर वो SOPs पर अमल ना करना वजह है? देखिए, मौसम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैं क्लियर कह रहा हूँ आपसे। ये जरूर है कि इस मौसम के अंदर दमे के मरीज, एलर्जी के मरीज और जो सर्दी के जमाने में इस तरह के चेस्ट कंजेशन या नाक और गले की तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर ये कोरोना के मर्ज बढ़ सकता है, लेकिन इससे सर्दी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम एक दूसरे को लगाते हैं, लिहाजा तमाम वो लोग जिनको कोरोना हो चुका है वो भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं, SOPs को फॉलो करें, और जिनको हो चुका है वो भी एहतियात करें, बिल्कुल एहतियात करें, और खुदारा SOPs को फॉलो करें, और ऐसा ना हो कि हुकूमत को मजबूर हो जाए, हुकूमत के दोबारा जो है ये कोई सख्त फैसले करने पड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत सारी गुफ्ती, लेकिन वक्त कम है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी प्रोग्राम के अख्ताम में कि कोरोना हमारे दरमियान मौजूद है, गया नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हुकूमत सख्त फैसले ना करे और लॉकडाउन की तरफ दोबारा ना जाना पड़े, तो हमें एहतियात करनी होगी और मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।